सभी बीएलई को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौबे, सीएससी स्टेट ऑफिस लखनऊ से। आज की मुलाकात श्रृंखला अंतर्गत आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा, प्रधानमंत्री डिजिटल ग्रामीण साक्षरता अभियान पीएमजी दिशा। एक तरीके से बात करें तो सीएससी को गांव-गांव तक पहुंचाने का ये पहला एक तरीके से बड़ा प्रोजेक्ट था, जो कि प्रधानमंत्री के सपनों को डिजिटली साक्षर बनाने के लिए प्रत्येक परिवार से पूरे हिंदुस्तान में हमें नियुक्त किया गया था। तो उसी के क्रम में अपने साथ बाद के बीएलई जो अभी इधर नए जुड़े हैं, उनको लेकर के एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराने के लिए आज हमारे साथ हमारे दिल्ली मुख्यालय से भगवती मैम हैं, जो आज आप इस पे विधिवत चर्चा करेंगी। तो मैम, ओवर टू यू। थैंक यू अजय चौबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और यूपी टीम का, जिन्होंने एक फिर से एक ऑर्गेनाइज किया सेशन का, ताकि हम उन बीएलई से भी बात कर सकें जो 2017 के बाद से इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। जैसा अजय जी ने बताया कि प्रोजेक्ट की शुरुआत अप्रैल 2017 में इस उद्देश्य से की गई थी कि भारत के ग्रामीण इलाकों के प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति डिजिटल रूप से साक्षर हो सके, कंप्यूटर मोबाइल फोन से न सिर्फ वार्तालाप बात करना सीखे, बल्कि पैसे का लेन देन, कम्युनिकेशन, संपर्क, संचार, इन तरह की चीजों से भी जुड़ सके। और जो भारत और इंडिया में हमें गैप दिखता है कि इंफॉर्मेशन की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वो लोगों की जिंदगी में डिवाइसेस का इस्तेमाल रेगुलर रूप से आए, रोजमर्रा की जिंदगी में वो डिवाइसेस, उपकरणों का इस्तेमाल करना सीखे। तो काफी रिलीज हमारे साथ 2017 के बाद जुड़े हैं, तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाई। उम्मीद है कि सेशन से आपके जितने भी सवाल हैं, क्या सही तरीका है पीएमजी दिशा प्रोजेक्ट में काम करने का, किन बातों का क्या ध्यान रखना है, किन बातों से दूर रहना है, कौन सी हरकतें, कौन सी चीजों पीएमजी दिशा में नहीं करनी, ताकि प्रोजेक्ट सुचारू रूप से चलते रहे और आपकी भी जो पेमेंट है वो नियमित महीना रूप से आपके हर महीने बैंक में आती रहे। अजय जी, कोई सवाल नहीं है तो सेशन शुरू कर सकते हैं हम लगातार। दुनिया का अपना एक इकलौता सबसे बड़ा डिजिटल लिटरेसी प्रोजेक्ट है, जिसमें हम 6 करोड़ लोगों को डिजिटल साक्षर बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले पीएमजी दिशा प्रोजेक्ट की बात की जाए तो सवाल उठता है कि कौन इस प्रोजेक्ट में काम कर सकता है। हमारे वीएलईज, विलेज लेवल सेंटर, सीएससी केंद्र ग्रामीण इलाकों में चला रहे हैं, वो व्यक्ति इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए एलिजिबल है, मान्य है। लेकिन आप इस सेंटर में अपने सेंटर को पोर्टल में कैसे रजिस्टर करें, क्या शर्तें हैं, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। आपका एक बीएलई होना अनिवार्य है। आप नियमित रूप से हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल पे कार्यरत होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कल अपनी सीएससी आईडी बनाई, आज अप्रूव हुई और आप अगले दिन से पीएमजी दिशा पे काम करते रहना चाहिए। आप एक नियमित रूप से कुछ समय से 3 महीने से आप डीएसपी पोर्टल पे काम कर रहे हो, आपकी सीएससी आईडी सुचारू रूप से चल रही हो, जो सेवाएं हम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे दे रहे हैं वो आप नियमित रूप से लोगों तक पहुंचा रहे हो। ये काम करने के बाद अगर आप ग्रामीण इलाके में कर रहे हैं तो आप पीएमजी दिशा प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मान्य हो जाते हैं। इसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, कौन कौन से उपकरण आपको चाहिए। पहली शर्त ये आती है कि आपका सेंटर मिनिमम 200 स्क्वायर फुट का एरिया रखता हो, ताकि जहाँ पे कंप्यूटर रखने का भी स्थान हो और बच्चे, कैंडिडेट्स और लाभार्थियों की बैठने की भी जगह हो। इसके अलावा आपके पास मिनिमम 2 कंप्यूटर या लैपटॉप होने चाहिए, जिन पे इंटरनेट और वेबकैम की सुविधा हो। इसके साथ ही आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस भी होना चाहिए, जो कोई भी कंपनी का आप रख सकते हैं, आपके सिस्टम पे चलता हुआ बायोमेट्रिक डिवाइस हो। इसके अलावा जैसे बताएगा, डीएसपी पोर्टल पे आपका एक्टिव, सुचारू रूप से एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर आप इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो आप अपने केंद्र को, सीएससी केंद्र को पीएमजी दिशा पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि एज अ वीएलई आप जब रजिस्टर करते हैं तो कौन कौन से दस्तावेज और चीजों की पोर्टल पे डिमांड की जाती है। सबसे पहले आप डीएसपी पोर्टल, डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाएंगे और वहां पे पीएमजी दिशा योजना की सर्च करेंगे। पीएमजी दिशा पे क्लिक करते ही आपको एक नए पोर्टल पे शिफ्ट करा दिया जाता है, ले जाया जाता है, जहां पे आपकी कुछ डिटेल्स, कुछ जानकारी पहले से भरी होती है और कुछ जानकारी आपको नई भरनी होती है। आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका राज्य, आपकी सीएससी आईडी पहले से आपको भरी हुई नजर आएगी। इसके अलावा आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है और उसके बाद ही जियो लोकेशन आपको डालनी है। हम जियो लोकेशन इस
उद्देश्य से डालते हैं कि अवेली जिस इलाके का है, जिस एरिया का है, वो वहीं पे काम कर रहा है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए आपकी जीए लोकेशन डाली जाती है। इसके अलावा आपसे ग्रामीण जीपी दस्तावेज, ग्राम पंचायत के दस्तावेज मांगे जाते हैं, जिसमें सूची होती है उन कैंडिडेट्स की जिनको आप पढ़ाएंगे, और उस दस्तावेज को आप जांच करवाते हैं, हस्ताक्षरित करवाते हैं गांव के प्रधान से, मुखिया से, जो भी हेड है वहां पे, आप उनसे साइन करवा के ग्राम पंचायत का डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। इसके बाद एक एफिडेविट है जिसे डाउनलोड करके आप ये सुनिश्चित करते हैं, हमें हस्ताक्षर करके ये लिखते हैं कि पीएमजे दिशा पोर्टल में आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। अगर कोई सीएससी सेंटर गलत काम करते हुए पाया जाएगा तो हम आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ, इन तीनों दस्तावेजों को आप अपलोड करते हैं। आपके इन तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट टीम आपके सेंटर को फिजिकली, भौतिक रूप से विजिट करती है, आपके सेंटर पे जाती है, चेक करती है कि जो दस्तावेज और चीजें आपने लिखी हैं, जो उपकरण आपने लिखे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है भी या नहीं, सेंटर आपका मौजूद दिए हुए स्थान पे मौजूद है या नहीं। इन सभी की जांच करने के बाद आपके सेंटर को अप्रूव कर दिया जाता है। इस बात का यहाँ खास ध्यान रखें कि कोई भी डॉक्यूमेंट गलत पाए जाने पर, फेक डॉक्यूमेंट अपलोड करने पे आपके सेंटर को निरस्त किया जाएगा, आपके सेंटर को आगे अप्रूव नहीं किया जाएगा, और हो सकता है कि आपकी सीएससी आईडी भी बंद कर दी जाए। तो यहाँ पे बिली इस बात का कृपया ध्यान रखें कि आप कोई भी गलत जानकारी के साथ सिस्टम पे नहीं आ रहे हो। जो भी दस्तावेज आप हमें दे रहे हैं वो सही हो और सही जानकारी रखते हो। अब अगर बात की जाए, ये तो बात की कि आपके सेंटर अप्रूव हो गया, सेंटर अप्रूवल होने के बाद आप, उसके बाद ही आप स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। एक सवाल हमसे पूछा जाता है, कैसे कैंडिडेट्स का चयन करें। कैंडिडेट्स का चयन यहाँ पे बहुत जरूरी है। आपको हर परिवार से सिर्फ एक लाभार्थी को चयन करना है। वो महिला, पुरुष, बच्चा कोई भी हो सकता है, बशर्ते उसकी आयु 14 से 60 साल की बीच ही होनी चाहिए। वो डिजिटल रूप से निरक्षर होना चाहिए, उसे कंप्यूटर डिवाइस का इस्तेमाल ना करना आता हो, लेकिन वो किसी एक भाषा का ज्ञान रखता हो, उसे हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी भारतीय भाषा का ज्ञान हो, वो पढ़ना लिखना उसमें जानता हो या जानती हो। ऐसे लाभार्थी का चयन करके आप उन्हें पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। इस बात का भी खास ध्यान रखें कि लाभार्थी का आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। बिना आधार कार्ड के पीएमजे दिशा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आपको कैंडिडेट का आधार कार्ड लेके उसको रजिस्टर करना है। उसके बाद बायोमेट्रिक ऑथ होता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के इस वक्त हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन की दो प्रक्रिया, दो ऑप्शंस, दो विकल्प आपके पास मौजूद है। एक विकल्प है कंप्यूटर के माध्यम से कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना। इसमें आप कैंडिडेट को बायोमेट्रिक से ऑथ करते हो और अंगूठा लगा के या जो भी आइरिस डिवाइस है, जो भी डिवाइस है, बायोमेट्रिकली ये प्रूफ करते हो, ये पता करते हो कि जो जानकारी आप दे रहे हो वही कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है या नहीं। दूसरा तरीका है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू के द्वारा कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना। इसमें क्या होता है कि हमने ये पाया कि गांव में जगह जगह जाके अपने सेंटर से दूर जो गांव में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करने के लिए थोड़ी मुश्किलें आ रही थी। इसके लिए हमने मोबाइल के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना अलाउ किया है। इसमें यह बात आपको खास ध्यान रखनी है कि मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करते वक्त एक ओटीपी हम आपसे मांगते हैं, इसलिए हर प्रत्येक कैंडिडेट के साथ एक नया मोबाइल नंबर होना जरूरी है। आप किसी एक मोबाइल नंबर से दो लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक फोन पे केवल एक ही बार ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आप कैंडिडेट का सक्सेसफुली बायो ऑथ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद डिजिटल, आपको ये मैंने आपको बताया कि मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन आपका मोबाइल फोन या लैपटॉप के थ्रू है। मोबाइल दोनों के रजिस्ट्रेशन से आप कैंडिडेट को ये बायो सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट की जानकारी पोर्टल पे आ जाती है, उसकी तस्वीर हमारे पोर्टल पे आ जाती है और कैंडिडेट का सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यहाँ ध्यान रखिए कि कैंडिडेट का जो फोटोग्राफ आप यूज कर रहे हैं वो आज के समय का हो, अपडेटेड हो। कई बार हमने देखा है कि बच्चों का जब आधार बना था तो वो 11-12 साल के थे और 10 साल बाद वो बच्चों की शक्लें काफी चेंज हो गई हैं, बालों का कलर चेंज हो गया है, उनके वो अलग दिखने लगे हैं, जिससे एग्जाम के दौरान कोई परेशानी ना आए और ये सुनिश्चित किया जा सके कि सेम कैंडिडेट ही एग्जाम के लिए आया है। तो कैंडिडेट लाभार्थी का फोटोग्राफ आज के समय जितना अपडेटेड रखेंगे उतना आपको आसानी रहेगी।
कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के बाद बात आती है हमारे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन्विजिलेटर रजिस्ट्रेशन। इन्विजिलेटर को लेके कई सवाल हमारे वेलीज हमसे अक्सर प्रश्न करते हैं, आरटीआईज आती है हमारे को, हमारे टिकट्स पर रेज किया जाता है कि इन्विजिलेटर है कौन। यहाँ पे थोड़ा समय लेके आपको बताना चाहूंगी कि इन्विजिलेटर एक महत्वपूर्ण भूमिका पीएमजी दिशा परीक्षा में अदा करते हैं। पहले तो सवाल पूछा जाता है कि इन्विजिलेटर का चयन कैसे करें। कोई भी कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाला, कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति को आप इन्विजिलेटर बना सकते हैं। ये कोई सरकारी शिक्षक हो सकता है, गांव का मुखिया पंच हो सकता है, पोस्ट ऑफिस का कोई अधिकारी हो सकता है, बैंक का कोई अधिकारी हो सकता है, जिसे आप इन्विजिलेटर के रूप में चयन कर सकते हैं। इन्विजिलेटर के आधार डाल के आप उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसा कैंडिडेट का बायो करके रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे ही इन्विजिलेटर का भी रजिस्ट्रेशन आप ऐड अपने पोर्टल पे करते हैं। इन्विजिलेटर का रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि परीक्षा के दौरान इन्विजिलेटर का फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से सेंटर में होना बहुत अनिवार्य है। अगर इन्विजिलेटर नहीं रहेगा तो आपकी परीक्षा ना शुरू होगी ना खत्म। तो इसलिए उसी व्यक्ति का चयन करें जो आपके परीक्षा केंद्र में पहुंच सके समय पे और कैंडिडेट का एग्जाम करवा सके। ऐसे ही व्यक्ति का चयन करें जो पढ़ा लिखा हो और थोड़ा कंप्यूटर और तकनीकी ज्ञान रखता हो। इसके बाद इन्विजिलेटर के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको उसका आधार चाहिए होता है। आधार के बाद आप उसका बायो ऑथ करके अपने पास एक लिस्ट बना सकते हो। कुछ 4-5 इन्विजिलेटर अपने पास एक समय में आप ऐड कर सकते हैं। ये भी देखा गया है कि कई लोग शिकायत करते हैं कि उनके आधार से इन्विजिलेटर के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा। तो हो सकता है कि वो व्यक्ति किसी और ट्रेनिंग सेंटर में इन्विजिलेटर के रूप में रजिस्टर हो। जब तक वो उस समय अपने एक समय में एक ट्रेनिंग सेंटर से डिलीट नहीं होगा, वो नए सेंटर पे ऐड नहीं किया जा सकता। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति एक ही ट्रेनिंग सेंटर पे एक इन्विजिलेटर के रूप में कार्य कर सकता है। परीक्षा से पहले कैंडिडेट का एक वेरिफिकेशन हम करते हैं। इसका उद्देश्य है ये जांच करने का कि जिस कैंडिडेट को पढ़ाया जा रहा है उसको किस क्वालिटी का, किस गुणवत्ता की ट्रेनिंग दी गई है। क्या उसे ईमेल लिखने के बारे में बताया गया है कि नहीं, कैशलेस ट्रांजैक्शंस के बारे में उसको कितना ज्ञान है। इसकी जांच करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहले हम आपको एक goahead@pmgdisha.mail.in पर एक मेल भेजनी होती है। ये वही आपके डैशबोर्ड पे और कैंडिडेट के डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट करता है। जैसे ही आप कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करोगे उस दिन ये दिखाई देता है कि आपने कैंडिडेट को इस मेल पर, एक कैंडिडेट की मेल आईडी से एक मेल आपको भेजना है। ये मेल आप हिंदी, इंग्लिश किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। इसके अलावा हम एक डमी ट्रांजैक्शन, एक वर्चुअल ट्रांजैक्शंस करवाते हैं 1-1 रुपए की 3 बार, ये जांच करने के लिए कि कैंडिडेट को वर्चुअल पेमेंट, ऑनलाइन या कैशलेस पेमेंट करनी आती है या नहीं। अब अगर बात करें कि कैंडिडेट को पढ़ाया क्या जाता है, 5 विभिन्न मॉड्यूल्स में कंप्यूटर की बेसिक जानकारी देने की कोशिश की गई है। ये मॉड्यूल 22 भाषाओं में कैंडिडेट के पोर्टल डैशबोर्ड पे अवेलेबल रहते हैं। जिस भी भाषा, जिस भी लैंग्वेज में कैंडिडेट कंफर्टेबल है, उसे ज्ञान है उस भाषा का, वो उस भाषा में उन मॉड्यूल्स की पढ़ाई कर सकता है। ये मॉड्यूल्स डिजिटल डिवाइस के बारे में बताते हैं, उनका कैसे डिजिटल डिवाइसेस को चलाना होता है, इंटरनेट का क्या उपयोग है, इंटरनेट का संचार, कम्युनिकेशन के लिए कैसे इस्तेमाल करें। साथ ही डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स कौन कौन से हैं जिनमें यूपीआई और आपके पैसे ट्रांसफर करने के जो विभिन्न वॉलेट्स हैं, विभिन्न प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करना है, सही तरीका क्या है इनके इस्तेमाल करने का, कौन कौन सी जानकारी आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, कौन सी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करनी, अपने एटीएम डेबिट कार्ड को कैसे सुरक्षित रखना है। इन सभी को इन 5 मॉड्यूल्स में अलग अलग तरीकों से बताया गया है ताकि हमारे ग्रामीण नागरिकों को ये पता चल सके कि किस तरह की जानकारी वो आगे साझा कर सकते हैं और किस तरह की जानकारी अपने परिवार वालों के साथ भी शेयर नहीं करनी है। अब यहाँ पे कैंडिडेट को 20 घंटों की ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग 10 दिन, मिनिमम कम से कम 10 दिन और अधिकतम 30 दिनों के अंदर आपको कैंडिडेट लाभार्थी की ट्रेनिंग खत्म करनी है और उन्हें विभिन्न मॉड्यूल्स में जो भी पढ़ाया गया है आप उन्हें पढ़ा सकते हैं। चाहे तो आप कैंडिडेट को, लाभार्थियों को ग्रुप में, एक समूह में पढ़ा सकते हैं, नहीं तो उन्हें कंप्यूटर लैपटॉप के आगे बिठा के मॉड्यूल्स के थ्रू भी पढ़ाया जा सकता है। वो कैंडिडेट की लर्निंग स्किल्स, वो कितना जल्दी सीखता है उस पर भी बात करती है। आप उन्हें समूह में भी पढ़ा सकते हो। कई बार देखा गया है कि समूह में बच्चा ज्यादा सीख रहा है, ज्यादा पढ़ रहा है आसपास देख के। अब कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन भी हो गया, उसकी आपने ट्रेनिंग भी कर ली और उसका वेरिफिकेशन भी हो गया।
अब सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण स्टेप है वो आता है कैंडिडेट की परीक्षा करवाना। परीक्षा के दिन, जिस दिन आप परीक्षा ले रहे हैं, उस दिन ध्यान रखें कि आपके सेंटर पे लाइट, बिजली और इंटरनेट की व्यवस्था हो। ऐसा ना हो कि उस दिन बिजली बार-बार जा रही हो, इंटरनेट की कनेक्टिविटी कम या खराब हो, तो उसका असर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। कैंडिडेट हो सकता है उसका परीक्षा ना चाहते हुए भी एग्ज़ाम बंद हो जाए, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप उस दिन एग्ज़ाम रखें, जिस दिन आपके यहाँ सेंटर पे एग्ज़ाम इलेक्ट्रिसिटी और बिजली और इंटरनेट की पूरी सुविधा मिल रही हो। इसके अलावा आपको बायो ऑथ के थ्रू सबसे पहले कैंडिडेट और इन्विजिलेटर को बायो ऑथ करना होता है। ये सुनिश्चित करने के लिए ही कि जिस कैंडिडेट का आपने रजिस्ट्रेशन किया है वही परीक्षा देने आया है कि नहीं। आपको कैंडिडेट से डिमांड करनी है कि वो अपना आधार कार्ड या कोई भी पहचान पत्र उस दिन अपने साथ एग्जाम के दौरान, परीक्षा के दौरान लेके आए। और जैसे ही एग्जाम शुरू होता है, आप बायो ऑथ करने के बाद आपकी स्क्रीन में कैंडिडेट का फोटोग्राफ और कैंडिडेट की पहचान पत्र की फोटो की मांग की जाती है। इस समय आपको ये ध्यान रखना है कि कैंडिडेट का फोटो बिल्कुल साफ हो और जो पहचान पत्र की फोटो आप लिख रहे हो उसमें लिखे हुए अक्षर साफ स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हो। लाइट की व्यवस्था ऐसी हो कि शक्ल देख पा रहे हो और पहचान पत्र पे लिखा हुआ टेक्स्ट भी स्क्रीन पे पढ़ा जा पा रहा हो। कैंडिडेट की परीक्षा स्टार्ट होती है, आरंभ होती है, उसको 1 घंटे का समय दिया जाता है। उस 1 घंटे में उसे 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें उसे एक सवाल के 4 जवाबों में से एक सही जवाब दिया जाता है। एक आखिरी का सवाल पूछा जाता है जिसमें हम लाभार्थी की टाइपिंग स्किल, उसे कितना टाइप करना आता है उसकी जांच की जाती है और 1 घंटे के भीतर-भीतर इन सभी सवालों के जवाब उसे देने होते हैं। सवाल के सभी जवाब खत्म होने पे सबमिट बटन पे क्लिक करना होता है। ये आपको ध्यान रखें कि कैंडिडेट परीक्षा खत्म होने से पहले सबमिट बटन पे क्लिक ना करें। सबमिट होते ही कैंडिडेट की परीक्षा समाप्त हो जाती है और उसको उसी के तुरंत डैशबोर्ड पे एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जिसमें लिखा जाता है कि इस दिनांक को कैंडिडेट पीएमजी दिशा परीक्षा के लिए बैठा था और सक्सेसफुली पास कर गया है। 45 दिन के भीतर आप जिस एग्जाम एजेंसी से कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, 45 दिन के भीतर उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी उसके डैशबोर्ड में आ जाता है। यहाँ पे कई सवाल हमसे पूछे जाते हैं कि मैं अपना सर्टिफिकेट कहाँ से लूं, ट्रेनिंग सेंटर तो 2 साल पहले बंद हो गया या नहीं मिल रहा, तो मैं अपना सर्टिफिकेट कहाँ से लिया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं उन सभी लाभार्थियों और वीएलईज को बताना चाहूंगी कि अगर आपने पीएमजी दिशा की परीक्षा पास कर ली है तो आपके डिजी लॉकर में भी वो सर्टिफिकेट उपलब्ध है। आप अपने डिजी लॉकर में लॉग इन कीजिए और वहां पे आपको अपना पीएमजी दिशा का सर्टिफिकेट दिखाई दे जाएगा। एक चीज का बात यहाँ पे खास बात ध्यान रखें कि जब आप परीक्षा के लिए जा रहे होते हो, आपको अगर आपने गलत जानकारी दी है तो आपके को वहां पे रोक दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा कि सही जानकारी के साथ वापस आए। अगर 3 बार के बाद आपने दोबारा से 3 बार गलत जानकारी के साथ अपने एग्जाम में अपीयर हुए, उसके बाद आपको परीक्षा से ब्लॉक कर दिया जाता है, आपकी आईडी को निरस्त कर दिया जाता है। वो कैंडिडेट फिर कभी एग्जाम पे नहीं बैठ पाएगा। तो ऐसी स्थिति को अवॉइड करने के लिए, ऐसी आपके साथ स्थिति ना हो, तो ध्यान रखें कि कैंडिडेट का फोटोग्राफ साफ दिखता हो, उसका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, जो भी पहचान पत्र में जानकारी दी गई हो वो साफ दिखाई दे रही हो। अब ये तो थी आपकी कैंडिडेट की पूरी जर्नी, जहां पे हमने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, उसकी ट्रेनिंग और परीक्षा करवाई। अब एक बात करते हैं कि पीएमजी दिशा स्कीम में, जब आप पीएमजी दिशा में एज अ वीएलई काम कर रहे हैं, तो क्या सही तरीका है पीएमजी दिशा में काम करने का और किन तरीकों को आपको अवॉइड करना है। सबसे पहले आपको बता दें कि www.pmjdisha.in ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा हमारी कोई वेबसाइट नहीं है जहाँ पे हम काम करते हो। आपको सिर्फ www.pmjdisha.in पे ही विजिट करना है। यहीं से आपको आपका सेंट्रल लॉगिन और कैंडिडेट का लॉगिन होगा। ट्रेनिंग सेंटर को इन्विजिलेटर का चयन करते वक्त ये ध्यान रखें कि वो व्यक्ति फिजिकली रूप से आपकी परीक्षा के दिन आपके सेंटर पे मौजूद रहे। अगर कोई व्यक्ति आपने इन्विजिलेटर के रूप में चयन किया है वो नहीं आ सकते, तो आप किसी और इन्विजिलेटर का चयन करें, उनका रजिस्ट्रेशन करवाएं। बिना इन्विजिलेटर के आपकी परीक्षा, कैंडिडेट की परीक्षा आरंभ नहीं होगी। इन्विजिलेटर को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। वो कोई सरकारी शिक्षक, पोस्ट ऑफिस में काम करता हुआ व्यक्ति, बैंक में काम करता हुआ व्यक्ति या ग्राम पंचायत का सदस्य हो सकता है। अगर सवाल किया जाए, ये पूछा जाए कि पहचान पत्र के रूप में कौन कौन सी दस्तावेज इस वक्त मान्य है जो कैंडिडेट को एग्जाम के लिए अलाउ कर सकते हैं, उनमें आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड
और बैंक पासबुक जिसमें लाभार्थी की तस्वीर साफ दिख रही हो और उसका नाम पता दिखता हो, ऐसे ये सभी दस्तावेज मान्य हैं। आप इन सभी चारों में से किसी भी एक दस्तावेज को दिखा के परीक्षा शुरू करवा सकते हैं। परीक्षा के पूरे दौरान 1 घंटे की परीक्षा के दौरान कैंडिडेट का चेहरा स्क्रीन पे साफ दिख रहा हो, ऐसा ना हो कि उसका आधा चेहरा दिख रहा हो, सर नीचे हो, सिर्फ शरीर का या शक्ल का एक पोर्शन दिख रहा हो। ऐसी स्थिति में आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा या परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा। अगर परीक्षा के दौरान आपकी परीक्षा को पॉज करके पूछा जाता है कि कीबोर्ड दिखाएं, दाएं मुड़े, बाएं मुड़े या जो भी निर्देश आपको चैट बॉक्स में दिए जा रहे हैं, तो आपको वो फॉलो करने हैं। ये जांच की जा रही है कि आप ही एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप किसी और की बिना मदद के एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं, इसकी जांच की जाती है। तो जो भी प्रॉक्टर आपको सवाल कर रहा है या जो भी आपको दिशा निर्देश दे रहा है, कृपया उनको फॉलो करें और चीटिंग का या किसी भी अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल ना करें। अगर आप पकड़े जाने पे आपकी परीक्षा को निरस्त किया जा सकता है और आपके ट्रेनिंग सेंटर को बंद कर दिया जा सकता है। इसके अलावा अपना वोटर आईडी कार्ड, जो भी हमने दस्तावेज यहाँ बोले हैं, वो कैंडिडेट को अपने सेंटर पे अपने साथ पे लेके जाना चाहिए, जिसपे अपडेटेड फोटो, ऐसा ना हो कि 10-12 साल पुरानी फोटो हो जिसमें लाभार्थी को पहचाना थोड़ा मुश्किल हो रहा हो। आपके कंप्यूटर पे कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर ना हो जिससे परीक्षा रुकने का खतरा हो, या आपके पास कोई भी वर्चुअल कंट्रोल सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अपडेटेड जावा, वेब कैमरा, बायोमेट्रिक डिवाइस सारा ऑलरेडी इंस्टॉल होना चाहिए परीक्षा शुरू होने से पहले। लाइटनिंग आपको ध्यान रखें, जैसे इस वक्त आप मुझे साफ देख पा रहे हैं कि लाइटनिंग साफ है, आप मेरी शक्ल देख पा रहे हैं, वैसे ही परीक्षा के दौरान भी लाइटनिंग का इस तरीके से ध्यान रखें कि लाभार्थी का चेहरा साफ दिख रहा हो। स्क्रीन और लाभार्थी के बीच में कम से कम 1.5 मीटर की दूरी हो। लो इंटरनेट पे कभी कभार परीक्षा अपने आप बंद हो जाती है, तो इसलिए ध्यान रखें कि इंटरनेट की सुविधा पूरी उस दिन पूरे दिन एग्जाम के दिन आपको इंटरनेट चलता हुआ इंटरनेट आपको मिले, या दूसरे कुछ इंतजाम आपके पास हो कि अगर इंटरनेट चलना बंद हो जाए तो आपके पास कोई ना कोई इंतजाम होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं क्या ना करें, इसको खास ध्यान रखें। परीक्षा के दौरान आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में वेबकैम के अलावा कोई और डिवाइस कनेक्टेड ना हो। अगर हमारे सिस्टम ने उसे पकड़ लिया तो आपकी परीक्षा स्टार्ट नहीं होने देगा, इसलिए ध्यान रखें कि वेबकैम के अलावा कोई भी डिवाइस कनेक्ट नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट के आसपास कोई भी प्रिंट किया हुआ मटेरियल ना हो, कोई मदद के लिए व्यक्ति मौजूद ना हो जो उसकी मदद कर रहा हो परीक्षा के दौरान। रिमोट शेयरिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ना हो, और अगर ये पकड़े गए तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कैंडिडेट खुद एग्जाम दे रहा हो, किसी की मदद ना ले रहा हो। आप परीक्षा के दौरान जो एग्जाम टैब है उसके अलावा कोई और टैब, कोई और विंडो ना खुली हो। सिस्टम पे सिर्फ एग्जाम चल रहा हो। कैमरा के आगे सिर्फ कैंडिडेट बैठा हो, कैंडिडेट के आसपास कोई मदद करने के लिए या कोई भी व्यक्ति खड़ा ना हो। इससे कई बार समझ में नहीं आता कि व्यक्ति सिर्फ ऐसे ही खड़ा है या मदद भी कर रहा है, तो आपकी परीक्षा रोकी जा सकती है। तो ऐसा ना करें, उस चीज का ध्यान रखें आप कि बच्चा कंप्यूटर में जो बैठा वही एग्जाम दे रहा हो, कोई चलता फिरता सेंटर पे ना घूम रहा हो। और आप परीक्षा के दौरान आप स्क्रीन छोड़ के नहीं जा सकते। आपको लाभार्थी को समझाना है कि अगर परीक्षा दे रहे हो बिना सबमिट बटन दबाए अगर आप उठ के चले गए तो आपको आपकी परीक्षा को निरस्त कर दिया जाएगा। चीटिंग के मामले में आपके सेंटर को ब्लैकलिस्ट किया, कैंडिडेट को ब्लॉक करके सेंटर को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। परीक्षा के दौरान इंटरनेट डिस्कनेक्ट ना करें, इससे कैंडिडेट का एग्जाम इनकम्प्लीट रह जाएगा और फिर परेशानी आप ही को होगी। एक खास बात आपको यहाँ बताना चाहेंगे, ये हम सिर्फ यूपी स्टेट में नहीं, ये हमने कई जगह देखा है कि हमने कई ऐसे वीएलईज पकड़े हैं, हमने उनकी आईडीज ब्लॉक करी हैं जो गलत तरीके से पीएमजे दिशा में काम कर रहे थे। हमारी पूरी यूपी टीम सुचारू रूप से, सिर्फ एक विभाग यही काम देख रहे हैं कि आपका काम ठीक से हो भी रहा है या नहीं। इस काम की जांच करने के लिए अजय जी की टीम बैठी हुई है, पूरा देख रही है कि आप ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, आपके दस्तावेज ठीक है कि नहीं है, इसकी जांच चल रही है। अगर आप पकड़े जाओगे तो आपकी आईडी को हम ब्लॉक कर देंगे, आपकी सीएससी आईडी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसे किसी भी, आपको डराने के लिए नहीं है, आप उन वीएलई से बात कर सकते हैं जिनकी आईडीज हमने ब्लॉक करी है। तो यहाँ पे मैं अपने आप को विराम दूंगी। मुझे उम्मीद है कि जो ये सेशन मैंने आपको 10-15 मिनट में इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताया, ये इनफ होगा आपके लिए। आपको समझ में आया होगा कि पीएमजे दिशा प्रोजेक्ट क्या है
और किस बातों का खास ध्यान रखना है कि एज अ वीएलई जब आप काम कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे चीजें हैं जो आपको इधर उधर से खबरें आपको व्हाट्सएप के थ्रू, आपको यूट्यूब के थ्रू बताई जा रही होंगी जो गलत है कि पीएमजे दिशा में आप ऐसे भी कर सकते हैं, एग्जाम ऐसे दीजिए। तो जो ऑफिशियल, जब तक कोई ऑफिशियल व्यक्ति सीएससी का आपसे बात नहीं कर रहा, उसके अलावा सारे पीएमजे दिशा के काम करने के तरीके गलत हैं। आपको जब तक किसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से कोई सूचना नहीं दी जाती, आप किसी भी इंफॉर्मेशन पे यकीन ना करें। हमेशा सीएससी का ऑफिशियल व्यक्ति जो आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, चाहे इस यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से या ऑफिशियल व्हाट्सएप के माध्यम से ही आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर कोई और माध्यम आपका है तो वो गलत है। ऐसी बातों पे आप ना ध्यान रहे तो आपके लिए ही अच्छा होगा।